हैप्पीनेस इज अ क्योर। लेकिन ये क्योर क्या है और कैसे मिलता है, तो इसी के लिए आई वेलकम यू ऑल ऑन द एंग्री यंग प्रोफेशनल शो विद मनीष कुमार सुयाल। और आज हमारे हैप्पीनेस के डोज को शेयर करने वाले वी हैव विद अस डॉक्टर अखिल डांडा, जो कि नमस्कार। हमारे रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं दिल्ली एनसीआर में। तो सर एक छोटा सा इंट्रो आपका कि नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अखिल ढांडा है। मैं मनोचिकित्सक हूँ। मैं पिछले 12 साल से मनोचिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैंने कई मरीज़ों को सही किया है। मनोचिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र विषय है क्षेत्र जहाँ है। पे मरीज़ अपने परेशानियों के साथ हमारे पास आता है। मनोचिकित्सा की बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी और सबसे कॉमन इसमें जो बीमारी है वो है एंग्जाइटी। तो इससे जुड़े हुए जो मरीज़ हैं वो हमारे पास आते हैं। हम उनके परेशानियों का इलाज करते हैं। पिछले 10 से 12 सालों में हमने कई मरीज़ों को ठीक किया है। मैं पिछले 12 सालों में पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, इन 3 क्षेत्रों में मनोचिकित्सा के मरीज़ों का इलाज कर चुका हूँ। पंजाब में मैंने काफ़ी सारे नशा मुक्ति के मरीज़ों का इलाज भी किया है एवं यहाँ पे भी मैं नशा मुक्ति के मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा था हैप्पीनेस इज अ क्योर। और मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे साथ हैप्पीनेस को शेयर करने वाले एक बहुत ही बड़े इंसान आज हमारे साथ बैठे हैं। तो एक नॉर्मल सी बात जिसे हम चीज को शुरुआत करेंगे, आदमी सब कुछ सोचता है और इस सोचने की वजह से ही आदमी परेशान रहता है। सोचना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सोचना परेशानी बन जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो इसी को लेकर के मेरा एक सवाल डॉक्टर साहब से पहला यही है कि जो एक मेंटल स्टेट है जिसे कि हम नॉर्मल स्टेट कहते हैं कि ठीक है, एक आदमी जो नॉर्मली रहना चाहिए, और एक स्टेट जो कि जब आदमी परेशान है, मैं उसको मरीज तब तक नहीं कहूंगा जब तक डॉक्टर साहब बेटर नहीं कहेंगे, लेकिन जब परेशान है, तो इन दो स्टेट में हल्का सा एक थोड़ा सा अगर डॉक्टर साहब आप हमें बता पाएंगे कि एक मेंटल स्टेट जो कि नॉर्मल आदमी की होती है, एक हम्म, हेल्दी आदमी की, और एक मेंटल स्टेट जो कि थोड़ा परेशान आदमी की होती है। देखिए, ये एक सूत भर का फ़र्क होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल में। कई बारी हमें मनोचिकित्सा की जब हम बीमारियों की बात करते हैं, तो जो लक्षण हैं अगर हम आपको बताएँगे ओसीडी के लक्षण या डिप्रेशन के लक्षण या स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण, तो आपको कई बारी लगेगा कि अरे! ये लक्षण तो मुझ में भी हैं। तो इन लक्षणों को लेकर कई बारी भ्रांतियाँ एवं विकार ऐसे मन में आ जाते हैं कि अरे! ये तो मुझे भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, है ना? ये बीमारियाँ बहुत ही जटिल हैं और इनको पहचानना भी बहुत कठिन हो जाता है कई बारी। तो किसी को किसी छोटी-मोटी बात पे उदासी रहना, वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एक बहुत ही जटिल बीमारी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारियां क्या हैं और इसमें नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। सबसे पहले तो हमें अगर डब्ल्यूएचओ की हम एक परिभाषा की बात करें, जो हेल्थ की परिभाषा है, तो उसमें बहुत ही अच्छे से डब्ल्यूएचओ ने बताया हुआ है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वेलबींग। तो अगर हम इस परिभाषा की बात करें तो मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, 3 इसके पैरामीटर्स तो मनोचिकित्सा के पास ही हैं। तो हम हमेशा फिजिकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि इसका उल्टा है, हमें मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अ हेल्दी बॉडी कैन ओनली हार्बर अ हेल्दी माइंड, बट मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हमें उसे नज़रअंदाज कतई नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, नॉर्मल और एबनॉर्मल ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। इसको समझना बहुत ही जटिल है, कठिन है। इसके लिए हमें भी 3 साल लग गए थे
शायद ये एक हाँ, घंटा या 2 घंटे का सेशन बहुत ही थोड़ा रहेगा किसी के लिए भी समझना। पर हाँ, एक चीज आप गांठ बांध लें, जहाँ पे व्यक्ति अपने रोजमर्रा की दिनचर्या से हट जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई से हट जाए, कोई गृहिणी है वो अपने घर के कार्य से हट बिल्कुल जाए, बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऑफिस जाने वाला व्यक्ति अपने ऑफिस के कार्य करने से हट जाए, तो आप ये समझिए कि वो कुछ ना नॉर्मल से कुछ हट गड़बड़ गए है। हैं, वो नॉर्मल नहीं है। हम्म। तो मतलब वही लॉजिक है, मतलब अगर आप नॉर्मल हैं तो आप नॉर्मल चीजें कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक लड़का है जिसको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए पहले तो बहाने नहीं मारेगा, लेकिन अगर बहाने मार रहा है तो कुछ है जो कि हमको एक बार देख लेना चाहिए। जी। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हम लोग जाते तो हैं, बट समय ऐसा आता है कि हमको कभी कभी लगता है कि भाई चलो ठीक है, हमारा बच्चा बोल रहा है तबीयत खराब है, बट हमें एक बार देख लेनी चाहिए कि क्या जरूरत है। और ऐसे में अगर आपको देखना है तो उस आदमी के पास जाइए जो कि आपको गिफ्ट दे पाए। क्योंकि अभी सर ने कहा 3 साल, 3 साल मतलब बहुत समय होता है। तो 3 साल सर ने प्रैक्टिस करने से पहले ये पढ़ाई जी करी है, और जी। प्रैक्टिस सर को मतलब करते करते 10-12 साल प्लस हो गया है। हम्म, तो अब गिफ्ट भी वही दे पाता जिसके पास हो ऑलरेडी। तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप डेफिनेटली अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो ऐसे ही हमारे साथ एक मतलब बहुत बड़े इंसान मतलब दुनिया में होते हैं जो कि केवल गिफ्ट देने के लिए आते हैं। और डॉक्टर्स उन नोबल प्रोफेशन में से एक है। हमको लगता है कि हम एक बिजनेसमैन के पास जा रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक है वो मिल जाएगा। लेकिन अभी सर ने कहा मेंटल वेलबींग ये आपको एक डॉक्टर के पास ही जाकर के मिलेगी। तो ये एक लॉजिक था। अब सेकंड एस्पेक्ट पे हम आते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा कि सर अभी आपने कहा कि नॉर्मल अब नॉर्मल के लिए, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन यही है कि आप तो डॉक्टर हैं, आपके पास एक्सपर्टीज है इतने सालों का, आपने मतलब अभी बताया, तो आपको तो पता है कि भाई सामने कोई व्यक्ति बैठा है मेरे, तो इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमारे साथ भी होता है, जैसे मतलब कभी क्या होता है कि मेरे ही घर में मतलब मेरा ही छोटा भाई या मेरी बहन या मेरी माता जी या मेरी वाइफ हो गई या मेरे पिताजी हो गए, या मेट्रो में ही कोई मेरे साथ घूम रहा है या चल रहा है बैठा हुआ है, या मेरे दफ्तर में कोई मेरे साथ मतलब हम्म, काम कर रहा है। तो अगर देखिए ये कहता कोई नहीं है कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरे को हम्म, मेंटल थोड़ा परेशानी हो रही है, हम्म, क्योंकि अधिकतर चीजें आप बता देते हैं कि हाथ पे चोट लगी हुई, तो आप कह देंगे कि हाँ जी भाई मेरे हाथ चोट पे हाथ चोट लगी हुई है, टूटा इस पे हुआ थोड़ा है। मेडिसिन लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आदमी थोड़ा हिचकिचाता भी है और आदमी को खुद पता नहीं होता है। तो हम्म, ऐसे एक दो चीजें मतलब सर, जो एक दो टिप्स जो कि आप नॉर्मल लोगों को देना मतलब चाहेंगे कि अगर इन केस कुछ ऐसा है तो इनिशियल लेवल पे से समझा दीजिए। वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम्म, अगर हम इसको पहले ही एक दो लेवल पे इसको प्रिवेंट कर लें, तो क्या पता हमें इतना बड़ा मतलब कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। देखिए, हम एक तो हो गया परिवार के लेवल पे कि हम क्या कर हाँ सकते जी, हैं, हाँ जी, है ना? तो सबसे पहले तो परिवार में हम एक दूसरे से निरंतर बात करते रहें, जी है ना? तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपके परिवार में आजकल देखिए सबसे कॉमन जो आजकल बहुत आम तौर पे हम देखते हैं कि परिवार में एक ही घर में 4 सदस्य अगर हैं, तो वो उनके पास 4 स्क्रीन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। वो अपने मोबाइल फ़ोन्स में अपनी 4 ऐप्स पे या 4 ओटीटी ऐप्स हैं, उनको लेकर बैठ जा रहे हैं। अ, इकट्ठे खाना भी नहीं खा रहे हैं, इकट्ठे एक-दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो किसी को पता भी नहीं है कि उस सामने वाले का या अपने परिवार वाले का दिन कैसा बीता, बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि सब इकट्ठे बैठते थे, बिल्कुल एक दूसरे से पूछते थे कि भाई तुम्हारा दिन कैसा बीता, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा स्कूल कैसा रहा, तुम्हारा ऑफिस कैसा रहा। पेरेंट्स भी पूछते थे कि हम्म, बेटा आपका स्कूल कैसा हम्म, रहा, 2 बजे तक आप स्कूल में हाँ रहे तो आपका हाँ दिन कैसा रहा। हाँ। जी वो चीज़ें आज के पाश्चात्यकरण के कारण या जी मोबाइल के कारण जी वो कम होती जा रही हैं, है ना? तो ये चीज़ें हम अपने घर पे दोबारा से ला सकते हैं, जी। है ना? कि एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करें, हम्म। है ना? तो हम जब ये करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे घर में, हमारे सदस्यों में कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ बिल्कुल रही है। बिल्कुल। दूसरा, कुछ लक्षण हैं जो हम अपने घर वालों में देख सकते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो हम उनको मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेकर जा सकते आप हैं। जैसे जो मतलब डॉक्टर्स हैं जो कि जी बिल्कुल जी। मतलब मतलब चल रहे फ्रंट लाइन पे चल रहे हैं। हाँ, जी जी जी। तो वो लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे सबसे कॉमन होता है कि नींद का गड़बड़ा जाना,
बिल्कुल। है ना, या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सो रहा है या बिल्कुल नहीं सो रहा है, या उसका शेड्यूल बदल गया है, वो रात में सोने की बजाय बहुत देर रात से सो रहा है या अर्ली मॉर्निंग में सो रहा है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, वो अपने आप से बातें करने लग जाए, या फिर वो अजीब एहकी बहकी बातें करने लग जाए, इधर उधर की बातें करने लग जाए। तो ये सब जब लक्षण आप किसी में देखने लगें, है ना, या फिर वो व्यक्ति अलग थलग हो जाए, किसी से बात करना पसंद ना करे, तो जब ऐसे कुछ लक्षण आप किसी में देखें तो उनको नज़रअंदाज ना करें, उनको तुरंत किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेकर जाएं। वो आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये लक्षण जो है ये बहुत सारी बीमारियों में कॉमन है, पर आपको लेकर जाना पड़ेगा, वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सही निदान एवं निवारण वही कर सकेंगे। तो यही है, मतलब अगर आप लॉजिकली अगर आप देख रहे हैं कि कोई चीज खराब हो रही, तो खराब वो तब तक नहीं होती जब तक आदमी आपसे अलग नहीं हुआ है। लॉजिकली अगर हम लोग बात करते रहेंगे, जैसे कि अब मैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ डॉक्टर साहब ये चीज कहना चाह रहे हैं कि भाई मनीष आप जो है ऐसे कर दीजिए। मैं भी जब डॉक्टर साहब के पास जब जाता हूँ तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मनीष ऐसे कर दो। तो हम अगर डॉक्टर या अपने टीचर से हर चीज सच बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो हमें अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। ठीक है, उस लेवल पे नहीं, लेकिन एक जहां पर हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले वहां पर तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज के टाइम में बात यही हो रही, कम्युनिकेशन, हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन की एज चल रही है, इंफॉर्मेशन एज चल रही है, बट कम्युनिकेशन हम क्या कर रहे हैं, फोन पे, स्क्रीन पे, वो जैसे अभी आपने आपस कहा। में कम्युनिकेशन खत्म हाँ होता जा हाँ रहा है। हाँ। तो टेक होम मैसेज यही है कि वर्चुअल कम्युनिकेशन रहना चाहिए, बट रियल कम्युनिकेशन खत्म नहीं होना चाहिए। तो तो रियल कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यही एक रीजन है। अभी सर ने भी बताया कि सर नशा मुक्ति अभियान में सर ने भी मतलब अपना काफी बड़ा योगदान दिया है। तो इसी को लेकर के मैं क्वेश्चन क्वेश्चन को पहले इसी को रिलेट कर रहा हूँ कि जब आदमी कटता है अपनी फैमिली से या अपने परिवार से या अपने समाज से, तो वो एक विकल्प ढूंढता है नशे में। तो सर का जो योगदान है, मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि जब व्यक्ति नशे की लत में घुसता है, या नशे की लत से पहले जब वो हल्का फुल्का नशे, हल्का फुल्का तो क्या ही सर, लेकिन जब भी वो नशा करना शुरू करता है, तो उस समय में जो उसके साथ जो बदलाव आते हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं कि हाँ भाई ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्या जा रहा है, ट्राई कर लेते हैं, बट ये ट्राई करना आपको कभी महंगा पड़ सकता है। तो इसमें सर मतलब एक केस स्टडी भी आप साथ इसमें डाल दीजिएगा कि कोई आपका कोई मरीज जो कि ऐसे मतलब स्टार्टिंग उसने की हो साल डेढ़ साल पहले, और उस टाइम पर आपको लगा हो कि ये लड़का नॉर्मल है, ठीक, कोई नहीं, चल जाएगा, बट हालात ऐसे गंभीर हुए, और गंभीर होने के बाद ऐसा हुआ कि वो अब मतलब एडिक्ट बन चुका है। तो मैं उस पर सर कुछ रोशनी मतलब अब आप डालें सर। देखिए, केसेस तो ऐसे बहुत हैं, पर इन सभी केसेस में जो कॉमन चीज़ मुझे मिली है, मैं उसको हाईलाइट जी करूँगा यहाँ जी पे, जी। है ना। सबसे पहले जो देखा जाता है, सबसे पहले तो हमने यही देखा है कि या तो पीयर प्रेशर होता जी। है ना, कि मेरे सभी दोस्त नशा कर रहे हैं, हाँ। या फिर किसी दोस्त ने आपको, या एक ग्रुप में आप हैं और ग्रुप वाले ने बोला अरे भाई तू नशा नहीं कर रहा है, तो तू हमसे पीछे हो जाएगा। हाँ। तो प्रेशर के कारण आम तौर पे ये नशा करना चालू होता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ये आम तौर पे टीनेजर्स में होता है या फिर अर्ली यूथ्स में होता है। नशा कई प्रकार का होता है। आम तौर पे जो नशा होता है वो शराब का, या फिर गांजा का, या फिर अफीम का होता है। जी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस साइड में, एवं हिमाचल, इस साइड में ज़्यादा प्रचलन जो है वो अफीम के नशे का है। अच्छा। मुझे याद है, अफीम के नशा करने वाले एक सज्जन आए थे जब मैं पंजाब में काम कर रहा था। वे अप वे ऑस्ट्रेलिया में खूब पैसा कमा कर आए थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो पंजाब में आए तो उनको उनके मित्रों ने अफीम की लत लगाई, बिल्कुल। एवं जब उनको अफीम की लत इतनी ज़्यादा लग गई कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कई लाख रुपए कमाए हुए थे, एवं उनकी जो भी ज़मीन पंजाब में थी, उनके जितने कमाए हुए पैसे ऑस्ट्रेलिया में थे,
प्लस उनकी जितनी भी ज़मीन पंजाब में थी वो सारी बिक गई, पर उनकी लत नहीं हटी। तो ऐसी भयानक कहानियाँ पंजाब में एवं हरियाणा में मैंने देखी हैं। दूसरा, इधर दिल्ली एवं एनसीआर में शराब की लत वाले मरीज़ मैंने बहुत देखे हैं। एक मरीज़ ऐसा देखा था मैंने, जो कि शराब पीते-पीते अपना उसका लिवर भी ख़राब हो गया। उसको आईएलबीएस में अपना लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। उसका लिवर रिजेक्शन, जब ट्रांसप्लांट हो गया उसका रिजेक्शन हो गया और उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे थे। तो ये जो नशे की लत है उसके कारण हमने कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोते हुए देखा है। उनको उनके परिवार बिखरते हुए देखे हैं। तो उससे हमने कई लोगों को उबारा भी है, कई लोगों को बचाया भी है। पर कई बार वो लत इतनी हावी हो जाती है व्यक्ति के ऊपर कि इलाज करना भी संभव नहीं हो पाता है। तो बेस्ट तो ये है कि व्यक्ति इस लत से दूर रहे और अपने आप को कुछ क्षण के मज़े के लिए इस नशे से दूर रखे। तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आप थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, चलिए ठीक है, जो भी है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो डॉक्टर साहब बेहतर समझा चुके हैं अभी तक, और आगे भी हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो यही है कि आप जब एक चीज को पाने के लिए आप बहुत चीज गंवाने को तैयार होते हैं, और वो कहा भी जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये पाना और खोना तो चलिए ठीक है, जो भी है, लेकिन लत जो है, एडिक्शन जिसे हम कहें, वो एक तरीके से एक मानसिक बीमारी है, जिसे हम्म। हमारे को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भी है। तो जो इस मानसिक, अब हमारे साथ डॉक्टर साहब है, तो इस मानसिक बीमारी के ऊपर आपको क्या, मुझे भी कुछ खास पता नहीं है कि भाई मानसिक बीमारी क्यों है। हमको लगता है कि भाई शराब है या कोई भी हम जी। नशा कर रहे हैं, तो हम चलो ठीक है भाई, 4 दिन पिया, 5वें दिन नहीं पियेंगे, फिर उसके बाद 6 दिन बाद नहीं पियेंगे, 6 दिन बाद फिर 7th डे पी लेंगे। लेकिन ये लत क्यों बनती है, इस पे थोड़ा सर आप रोशनी डालेंगे तो सर। देखिए, शराब हो, अफीम हो, तो या गांजा हो, इन सभी नशा करने वाली चीज़ों की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इनके अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये देखा जाए तो एक केमिकल्स ही हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है टॉलरेंस, दूसरी होती है डिपेंडेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है कि अगर आज आपको कोई भी चीज़ लेकर, उदाहरण के तौर पर आज आपको शराब की एक पर मात्रा, अगर एक ढक्कन शराब पीकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको नशा आ गया, तो हो सकता है आपको कल 2 ढक्कन की ज़रूरत पड़े, परसों 4 ढक्कन की ज़रूरत पड़े। तो दिस कंडीशन, ये जो फिनोमिना है, इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो ये मात्रा धीरे धीरे आपकी 1 ढक्कन 2 ढक्कन से कब आधी बोतल पर आ जाएगी, कब 1 बोतल पर आ जाएगी, ये हमें नहीं पता। यही हम देखते हैं हमारे मरीजों में, है ना। और डिपेंडेंस वो कंडीशन होती है जहाँ पे व्यक्ति अपने सारी रोज़मर्रा के कामों को छोड़कर केवल और केवल सारा ध्यान नशे और नशे से जुड़ी हुई गतिविधियों के ऊपर लगा देता है। वो ना पढ़ाई पे ध्यान देगा, ना अपने घर के रिश्ते नातों पर ध्यान देगा, ना माँ बाप के प्यार प्यार और दुलार पर ध्यान देगा। वो केवल और केवल इस चीज़ पर ध्यान देगा कि आज की मेरे को मेरे नशे की जो क्वांटिटी है वो मिल जाए। उसके लिए अगर मुझे 200-400 रुपए का जुगाड़ जो करना है वो करना पड़े। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कई बारी जो नशे की लत वाले मरीज़ होते हैं, वो असामाजिक गतिविधियों में भी लीन हो जाते हैं। वो कई बारी क्राइम करते हैं, कई बारी पॉकेट मारते हैं। तो हमें उनको उस चीज़ों से भी बचाना पड़ जाता है कई बारी। तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये डिपेंडेंस के कारण होता है। हमें उनको लीगली भी प्रोटेक्ट कर जाना पड़ जाता है मरीज़ों को। तो ये हमें एक एज़ अ साइकियाट्रिस्ट उनकी मदद प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही जटिल कार्य है और इसमें हमें कई बारी हमारे बाकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स
जैसे कि साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकेट्रिक नर्सेज और बाकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इन सब की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब कार्य एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ही हो पाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही व्यावसायिक व्यवस्थित तरीके से हमें करना पड़ता है जब व्यक्ति नशे की चपेट में बहुत बुरी तरह से आ आ जाता है। जाता। तो यही है कि नशे की चपेट में आने के लिए आप खुद नशे को आप आमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक बार पी रहे हैं तो ठीक है, कोई मतलब आपको लगेगा कि भाई पहली बार पी रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज आप पीने के लिए शायद आपका फ्रेंड आपको बोले कि भाई हाँ भाई सुनो मैं मेरे साथ चलो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हम अल्कोहल पीते हैं। लेकिन एक समय यह आएगा कि आप अपने घर पे अपना सामान बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको वो अल्कोहल पे डिपेंडेंस है, जैसे सर ने अभी बताया। तो सर ने जैसे जो वो आपके जो अपने पेशेंट थे जो ऑस्ट्रेलिया वाले, उनका भी आपने एग्जाम्पल दिया। तो ये डिपेंडेंस की वजह से ही आप इतना सब कुछ मतलब कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो सर मैं समझा इससे, वो ये है कि अगर मैं कोई चीज मेरे को करनी है, मान लीजिए मेरे को पढ़ाई करनी है, तो मैं उस समय समय नहीं देखूंगा, मैं रात के 12-1 बजे तक पढ़ूंगा। हम्म, वहीं अगर एक व्यक्ति को एडिक्शन चाहिए तो वो समय नहीं देखेगा, वो 12-1 बजे 2 बजे भी एडिक्शन का इंतजाम कर देगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें देखनी चाहिए। और ये पैटर्न जो है अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी समझाया, मैंने भी कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आपको लगता है कि आप अगर शायद इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक तो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने पीयर से खुलिए। और पीयर्स में और अपने परिवारजनों में जब कोई शुभ चिंतक है उनमें डिफरेंस जानना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो हमको बोल रहा है कि यार हाँ भाई आप पी लीजिए, आपको 2 पैक एक्स्ट्रा पी लीजिए, आप मतलब मतलब माचो हो जाएगा आपके साथ, मतलब कुछ बेटर हो जाएगा, तो वो शायद आपका दोस्त हो सकता है लेकिन बढ़िया दोस्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये अपने दोस्तों में थोड़ा चुनाव कीजिए। और अपना जो आप देखते हैं, फोन पे देखें चाहे किसी भी चीज पे देखें, थोड़ा सोच समझ के देखिए, क्योंकि हर चीज का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। यही जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो ये जो आप किसी भी चीज को देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर जो भी चीज हम करते हैं एक्टिविटी, चाहे वो हम चाहे जैसे कि मान लीजिए एडिक्शन का फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप जो पहला स्टेप करते हो तो आप स्मोक करते हैं। हम्म, आप पहले दिन में क्या करते हैं कि आपका फ्रेंड बोलता है ट्राई कर ले, आपको बोलते हैं चलो ठीक है एक पफ मार के देख लेता हूँ, तो आदमी एक पफ मार लेता है। तो ये पहली शुरुआत हो गई है। फिर लेकिन जब वो आदमी चल रहा होता है तो वो नॉर्मली मतलब वो देखता है कि यार हाँ यार स्मेल आ रही है, ये गंध आ रही है सिगरेट की, कोई ना कोई पी रहा है। तो कुछ कुछ चीजें जो हमको लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये हमारा जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट हमारे दिमाग का ये खुल रहा है। तो सर इसी पे मतलब कि शुरुआत में जो जो हमारी जो मतलब हरकतें होती हैं, हरकतें कहूंगा क्योंकि ये हरकतें ही हुई, तो हम्म, आपके लिए आप इसे बिहेवियरियल एस्पेक्ट्स कह सकते हैं, हम्म। लेकिन हमारे लिए फॉर नॉर्मल पर्सन के लिए हरकत हुई। तो इस पे कुछ मतलब थोड़ा सा रोशनी आप अगर डाल पाए तो। कहने का मतलब ये कि जो हरकतें हम करते हैं उससे हमारा जो मस्तिष्क बन रहा है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही यही है, हम्म। क्योंकि एडिक्ट ये नहीं है कि एक दिन में बन गया। हाँ हाँ। एडिक्ट तो एक दिन में नहीं बनता, नहीं एडिक्ट तो मतलब बनता। ऐसे ही मानसिक स्थिति है, मेंटल डिसऑर्डर है। जैसे कि आप ही ने बताया मेरे को कि भाई एडिक्शन जो है एक मेंटल डिसऑर्डर है। हम्म। लेकिन इस मेंटल डिसऑर्डर तक पहुंचने के लिए हम कुछ तो ऐसी हरकतें करते होंगे जो कि बिल्डअप कर रही है इस चीज को। जी देखिए, आम तौर पे क्या होता है जब भी हम किसी एक प्रकार के नशे को शुरुआत करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सर्किटरी होती है ना? तो वो ब्रेन में रिवॉर्ड सर्किटरी के अंदर हमारा एक पाथवे होता है, डोपामीन पाथवे, है ना? तो वो डोपामीन एक रसायन है जो हमारे दिमाग में हमें बहुत ही अच्छा फील करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो डोपामीन पाथवे और रिवॉर्ड पाथवे हमारा एक्टिव इसी हो से जाता है। हैप्पी कुछ ऐसा कुछ टर्म भी है, मैंने कहीं पढ़ा था। हैप्पी 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 हार्मोन बोलते हैप्पी हैं, हार्मोन, हाँ। है ना? तो डोपामीन पाथवे हमारा एक्टिव हो जाता है और ये रिवॉर्ड पाथवे भी कहलाता है। तो ये रिवॉर्ड पाथवे बिल्कुल हमारा एक्टिव हो जाने की वजह से ये कुछ समय के लिए एक्टिव होता है जब भी हम कोई भी नशीला पदार्थ या नशे वाली चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जब उस चीज़ का कंसंट्रेशन हमारे ब्रेन में कम होगा,
तो हमारा ब्रेन क्या है, उस चीज को दोबारा क्रेव करेगा या उसकी इच्छा दोबारा जाहिर करेगा। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, तो हमारे को फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाएंगे। फिजिकल सिम्टम्स के तौर पे हमें क्या हो सकता है, या तो हमें कंपन आने लगेगी, या हमें हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, या हमें पसीना आने लग जाएगा, या पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी। तो ये फिजिकल डिपेंडेंस के भी सिम्टम्स हैं। और हमारे मन में हुड़क हुड़क जिसको बोलते हैं, कि इच्छा होना कि अब तो चलो नशा करना ही है, तो चलो अब दूसरे डोज की तरफ वो एक ट्रिगर्स और। मतलब एक तरीके हाँ, से। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रिगर्स की तरह काम करते हैं। तो फिर हम दोबारा से अपनी सेकंड मात्रा की तरफ उसी चीज के लिए जाते हैं। तो हम पहले इतनी सी डोज में फ़ायदा मिल रहा है हमें, हम काम डाउन हो रहे हैं, हम बेहतर फील कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हमें नेक्स्ट डोज मिल रही है, तो हम बेहतर फील कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो पैटर्न बनता है और हम डिपेंडेंट होते जाते हैं। यही जो पहले मैंने बताया, वो उसका न्यूरोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, कि हम पहले थोड़ी मात्रा में उसके लिए डिपेंडेंट होते हैं, बाद में वो हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें कुछ और नहीं दिखता, केवल नशीला पदार्थ ही दिखता है। ये हमारे ब्रेन की रिवॉर्ड सर्किटरी का रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तभी वो रिवॉर्ड सर्किटरी रीसेट हो जाती है, हमारे को कुछ नहीं दिखता, हमें सिर्फ और सिर्फ नशा दिखता है, और हम बीमार वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। तो यही है मतलब, एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक हैप्पी हार्मोन, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उसको एक्सप्लेन भी किया। तो एक 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 मैंने कहीं पढ़ा भी हुआ था कि अगर आप ज्यादा खुश हैं तो भी आप परेशान हैं। हाँ ये भी एक जड़ है कि आप जी ज्यादा खुश हैं तो आप ज्यादा परेशान हैं आपको जी भी। जी तो जी सर जी। इस पे अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हैप्पी हार्मोन तो ठीक है हमारे हाँ पास है, लेकिन ज्यादा आप हैप्पी हैं तो क्या पता आप कुछ गलत कर बैठ सकते हैं, या कुछ आपका गलत हो सकता है। देखिए, ऐसा होता है कि हम सब जीवन में कभी ना कभी खुश या कभी ना कभी उदास होते हैं, पर हम सबको अपने खुशी और उदासी की एक सीमा पता होती है, और हमें ये पता होता है कि हम समाज के किन नियमों में बंधकर एक दूसरे को अपनी खुशी और उदासी बता बता सकते हैं। सकते हैं। पर जब हम कई बार नशा ले लेते हैं, तो हमें अपने सामाजिक अ, ब- रे- गतिविधि। सामाजिक अच्छा। रेखाएं अच्छा। या सामाजिक बाउंड्रीज नहीं हम्म। पता चल पाती। तभी आपने देखा होगा कि नशा करने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, हाँ है ना, ये हाँ जो हाँ डायलॉग होता है, हाँ। ये निकलता है हाँ ना। जी हाँ जी हाँ या जी। फिर पंगा कैसे ले लिया हाँ तूने मेरे से, हाँ है ना। तो वो सब जो चीजें हैं, ये सामाजिक बाउंड्रीज हम तोड़ चुके होते हैं हाँ जी उस हाँ समय। जी हाँ जी। या फिर यूं कह सकते हैं कि हमें अब किसी का डर नहीं किसी का रहता, डर नहीं रहे। है ना। हमें अपने लीगल बाउंडेशंस हाँ नहीं जी। पता होती। कई बार आपने देखा होगा कि सीन्स आते हैं, कुछ लोग नशा करने के बाद उल्टे पुल्टे काम करके बिल्कुल उल्टा बिल्कुल। पुलिस वालों से लड़ रहे हाँ होते हाँ। हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है आज की डेट में? ये यही है, ये हम लोग भूल गए कि हमारी जो हाँ सामाजिक बाउंड्रीज है हाँ, वो क्या है। वो क्या है वो हम आमतौर पे नहीं भूलते, लेकिन हाँ नशा करने के बाद आमतौर पे वो लोग भूल चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब एग्जाम्पल्स उसी के हैं, हाँ है जी ना। हाँ जी तो हमें ये सब चीजें नशा करने के बाद हमें नहीं पता हाँ चलती। जी तो ये कॉमन चीज़ है। जब हम नशा कर लेते हैं और हम ग्रसित होते हैं हाँ इन जी हाँ जी बीमारियों हाँ जी से, हाँ जी हाँ चाहे वो सब्सटेंस यूज हो, बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ ओपियोइड, बिकॉज ऑफ कैनाबिस, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अगर ऐसी कोई बीमारी है तो हमें नशे से दूर ही रहना है। तो अभी जो डॉक्टर साहब ने बोला वो मैं बस ये एनालिसिस कर पाया कि अगर आप सामाजिक हैं, जो कि हम नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम अपने समाज से ही नहीं मिल पा रहे हैं, चार लोग हमारे घर में रहते हैं, हम उन्हीं से सामाजिक नहीं है। तो हम्म। एक तो पहला ट्रिगर यही है कि आप शायद एडिक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, जी जी क्योंकि आपने कहा ना सामाजिक मर्यादाएं हमको नहीं पता है।
तो हमें सामाजिक मर्यादाएं कौन बताएगा? जब हम अपनी बहन से बात करेंगे कि बहन ऐसा कुछ हुआ है, वहां वो बोलेगी भाई ये जो तू बोल रहा है गलत बात बोल रहा है। जब अपने फादर से बात करेंगे कि पापा मैं ऐसा कुछ करने का सोच रहा हूँ, वो ये बोलेंगे बेटा जो आप बोल रहे हो आप गलत बोल रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। जब आप अपने बड़े भाई से बात करेंगे तो वो बोलेगा नहीं छोटे तू गलत बोल रहा है, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, ये राइट वे ये है। जब अपनी मदर से आप पूछेंगे कि मदर मैं ऐसा, तो जब आप यही समाज से नहीं मिल पा रहे, समाज क्या, हम कहते हैं ना चार लोगों से डरिए, तो चार लोगों से मत डरिए, आप चार लोगों से बात करिए, तो शायद आपको वो नौबत ना आए कि आपको चार लोगों से डरना पड़ जाए कभी। क्योंकि सर मेरा जहां तक मानना है कि एडिक्शन ठीक है, जो कर रहा है उससे शायद खुशी दे रहा हो मेंटली, क्योंकि वो उस टाइम पर वो कर रहा है, अब अब्यूज सब्सटेंस को अब्यूज करने के बाद वो खुश महसूस कर रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स पे जो बीतती है, या जो उसके आसपास, तो क्या उसके पेरेंट्स की मैं खासकर बात करूंगा, या उसके भाई बहन पे जो बीतती है कि कोई भी अगर व्यक्ति आपसे पूछे कि हाँ जी भाई साहब आपका बेटा कैसा है, वो तो कल पी करके हरकतें कर रहा था, तो एक फादर पे सोचिए कैसा एक इम्पैक्ट पड़ता हो कि यार ये चीज ना मैंने कभी करी, ना मेरे फादर ने कभी करी, तो मैं मेरी जनरेशन में किसी ने नहीं करी। सेम चीज ये तब भी आता है कि हमने देखा है कि कई लोग जो कि एज गैप, अभी मान लीजिए अभी कभी देखता हूँ मैं कि कई लोग जो कि मेरी से भी उम्र, मतलब मान लीजिए 45 50 50 क्रॉस कर चुके होते हैं, वो भी रोड पर ऐसी हरकतें करते हैं। तो रोड पे वो हरकतें कर रहे हैं ठीक है, बट जो एक लड़की 17 साल की जा रही है वो क्या सोचेगी अपने लिए कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या उसी उन्हीं का बेटा वो जो अंकल जो पी के चल रहे हैं 45 50 पे। तो यही जब हम ये सामाजिक चीजें भूल जाते हैं, तभी शायद हम अपने आप को इन चीजों में गर्त में पाते हैं। तो एक छोटी सी एडवाइजरी, या एक छोटा सा आप कहिए कि एक छोटा सा एक टिप जो कि हम आपको देना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आपको देंगे कि आप अगर नशा ना करें तो वो तो बहुत बेहतर है, और उसकी तरफ बढ़िए भी मत। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई है जो ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसकी हल्की सी मदद कैसे करें, कि डॉक्टर साहब कुछ दो मदद की टिप्स, मतलब कि जो एक जैसे एक भाई जिसका भाई बिगड़ गया है, एक फादर जिसका बेटा बिगड़ गया है, एक बेटा जिसके फादर थोड़े इशू में है, तो इनके लिए कुछ एक दो टिप मतलब नॉर्मली। देखिए मनीष, सबसे पहले तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उनके परिवार वालों को सजग रहना पड़ेगा और उनको एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेकर जाना पड़ेगा। फिर भी अगर वो हिचकिचाते हैं या उनके मन में कोई भ्रांति है मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाने के लिए, तो उनको सबसे पहले उस व्यक्ति को घर पे ही रखकर उसको नशे से दूर रखने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आम तौर पे जब कोई व्यक्ति नशे से दूर रहता है तो उसको हम देखते हैं कि खतरा रहता है कि वो उसको दौरे तक भी आ सकते हैं। तो उसको उनको ये देखना पड़ेगा कि उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, उसकी नींद का ख्याल रखें और उसके खान-पान का और जनरल हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ उस व्यक्ति के मानसिक विकारों के बारे में उससे बात करी जानी चाहिए और उस व्यक्ति को हमें देखभाल बहुत अच्छी देनी पड़ेगी। उसको लगातार हमें फल, सब्जियां और जनरल कंडीशन उसकी हमें देख के उसको कम से कम एक जनरल फिजिशियन के द्वारा चेकअप करवा लेना चाहिए। साथ ही साथ उसके लिवर का टेस्ट क्योंकि हमने बहुत कॉमनली देखा है जब भी कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसके लिवर में गड़बड़ हो जाती है। लिवर का टेस्ट, किडनीज का टेस्ट और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जो कि बाकी कॉमनली हमने देखा है कि शराब और बाकी नशा करने वाले व्यक्ति अपने खाने पीने का ख्याल आमतौर पे नहीं रखते, नहीं रखते। तो उनकी ओवरऑल जनरल कंडीशन भी बहुत बिगड़ जाती है। तो हमें उनके बाकी जनरल हेल्थ का भी चेकअप करवा लेना चाहिए। अगर आप एटलीस्ट मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास नहीं जा रहे हैं तो एक जनरल फिजिशियन से उनका जांच करवाइए और उनके जनरल हेल्थ पैरामीटर्स को ठीक करवाइए। तो ये मेरा उनके लिए मैसेज है और बेस्ट ट्रीटमेंट तो वही होता है कि आप उनको नशे से दूर करें और उनके मानसिक विकारों का भी ध्यान रखें। अभी डॉक्टर साहब ने प्रोत्साहन की बात करी, हमें मरीजों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपना इलाज करवाएं, लेकिन हमें एक प्रोत्साहन उन्हें देना चाहिए जो कि ऐसे नोबल प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर साहब बहुत लोगों को गिफ्ट भी दे चुके हैं जिनकी लाइफें सुधर गई हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।
तो वो जो बच्चे जो शायद आज 12th कर रहे हैं या जो अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, डॉक्टर साहब उन बच्चों के लिए कुछ दो चार शब्द जो या दो चार लाइनें जो आप कह पाए कि उनका भी मनोबल बढ़े, और जब बढ़े तो वो भी शायद आपकी तरह को एक सफल व्यक्ति बन पाए, आपकी तरह सफल ना भी बन पाए लेकिन अपने काम को अच्छे तरीके से कर दें। देखिए, मुझे याद है सन 2010 में जब मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का या चूज़ करने का सोचा था, तो उस समय बहुत ही कम प्रोफेशनल्स इस मानसिक रोग से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के बारे में सोचते थे। परंतु मैंने इसके बारे में तब सोचना चालू किया, और उस समय इसके रोगी भी कम थे और इसके बारे में लोग जानते भी कम थे। इससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा थी। आज के समय में मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, ख़ासकर कोविड एपिडेमिक के बाद, जी। और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। अब लोग झाड़-फूँक के इलाज में विश्वास नहीं रखते, जो जैसे कि पहले जैसे रखते थे। पहले रखते थे, पहले रखते थे। है ना? जैसे-जैसे समय बढ़ा, लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी, लोगों में एजुकेशनल स्टेटस बढ़ा, लोगों की आय बढ़ी जी। है ना? समाज में जैसे लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा है, लोगों का एजुकेशनल स्टेटस बढ़ा है, तो लोगों का मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब लोग इन चीज़ों को पहचानने लगे हैं और मानसिक रोगों के प्रति अपनी जागरूकता बताते हैं, और लोग आते हैं, मानसिक रोगों का इलाज भी करवाते हैं। तो आज अगर हम मेंटल हेल्थ सर्वे की बात करें, जो 2015 और 2016 में हुआ था, निमहैंस बैंगलोर ने करवाया था, तो एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट गैप आज भी उपलब्ध है। जो ट्रीटमेंट गैप हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर बहुत कम है और सर्विस को लेने वाले या सर्विस को ग्रहण करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप दिल्ली के इब्हास की बात करें या आगरा के मेंटल हॉस्पिटल की बात करें, तो वहाँ पे मरीजों का एक लंबी कतार लगी रहती है, एक तांता लगा रहता है। तो मानसिक रोग से ग्रसित लोग आज भी बहुत हैं, और बहुत सारे लोग सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। वे या तो फिजिशियन से इलाज करवाते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज करवाते हैं, या फिर उनके लक्षण इस प्रकार आते हैं कि वे कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और सही डॉक्टर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में लोगों में उत्सुकता बढ़ाने के लिए, और लोगों जो ट्रीटमेंट गैप है उसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मानसिक रोग के विशेषज्ञ और हों, और चाहे वे डॉक्टर्स हों, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों, चाहे वो मेंटल हेल्थ सोशल वर्कर्स हों, हमें मानसिक रोग के एक वर्क फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चाहिए कि जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वे आएँ, और इस फील्ड के लोगों की ज़रूरत केवल देश में ही नहीं, विदेश में भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना कतराएं, जो भी इसमें आना चाहते हैं वे आएँ, और खुले दिल से आएँ, और इसमें सेवा भाव से तो आए ही आए, और इसमें बिल्कुल मन लगाकर काम करें, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको आना है तो वैसे डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है बहुत नोबल प्रोफेशन है, लेकिन जो एक मानसिक रोग चिकित्सक हुए या हमारे साइकियाट्रिस्ट हुए, इनका एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। तो अगर आप इस रोल को करने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल आइए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, दिल खोल के आइए, और आपको समाज भी एकदम बाहें खोल करके आपका स्वागत करे, क्योंकि आज है जरूरत, बहुत सारे लोगों को जरूरत है।
जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो गैप जो आ रहा है वो है गैप भी, दरअसल ये गैप भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो जो भी हमें करना है, अगर आपको पढ़ाई करनी है बेझिझक पढ़ाई कीजिए, इसमें रुचि लेकर के पढ़ाई कीजिए, और जब होंगे तो आप भी सफल होंगे। तो इसी सफलता की कामना हम सभी की करते हैं, और हम भी ये कामना करते हैं कि हमारा छोटा सा काम चल जाए। हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हमारी एक मुहिम है एंग्री यंग प्रोफेशनल्स की, जिसे हम एक प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल देना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं। ये हमारी एक छोटी सी मुहिम है इस शो की, जिसमें डॉक्टर साहब आए, और आने के लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से, शो की तरफ से, डॉक्टर साहब को एक छोटा सा गिफ्ट, ये एक किताब है जिसका नाम है माई टाइप ऑफ द गर्ल। तो इसी पे मतलब अब जो है, आज हम शो को समाप्त करते हैं और यहीं इसको देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।